नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार एक इवेंट से ठीक पहले इस वक्त अगर आप देखेंगे कमजोरी या कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच झूलता हुआ नजर आएगा। हालांकि विदेशी बाजार में यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी जो कि कल आनी है उससे ठीक पहले बाजार में ऊपरी स्तरों से इस वक्त बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला है। 23,572 के स्तर पर करीब 120 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में आप पाएंगे। इस बीच तमाम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स भी एक एक कर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एसबीआई की तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, अनुमान के मुताबिक ही नंबर्स हैं। हालांकि स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड नजर आ रही है। बाजार का मूड माहौल ही थोड़ा सा कह सकते हैं सुस्ती भरा है और इसी के चलते इस वक्त हम देख रहे हैं एसबीआई में इस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। गिरावट में इस वक्त 23,600 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ 129-130 अंकों की बिकवाली नजर आएगी। इसी तरह के सेंटिमेंट्स बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंकों की गिरावट हाथ लगी है। यहाँ पर 50,281 के स्तर के आसपास बैंक्स फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे छोटी मझौली, लार्जर प्लेयर्स, एसबीआई जैसे बड़े काउंटर्स हैं जो कि नतीजों के बाद भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी का शिकार हो रहे हैं। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी और इस कमजोरी पर विस्तार से बातचीत भी करनी चाहिए। हम लगातार एक्सपर्ट्स को जोड़ भी रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कमजोरी कहां तक जाएगी। लेकिन फिलहाल रुपए की कमजोरी थमने का दाम नहीं रह रही है। $1 के सामने रुपया अगर देखें 87 रुपये और 57 पैसे के पास गिरावट जो है, कमजोरी का रुझान जो है लगातार महीने भर में अगर देखेंगे रुपया 2% टूटता हुआ दिख चुका है। रियल एस्टेट, ऑटो शेयरों में भी क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि मोमेंटम नहीं दबाव देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी के संकेत यहाँ पर एफएमसीजी के शेयरों में भी कंजम्पशन का खेमा जो है संभलने की कोशिश जरूर कर गया बजट के ठीक बाद, लेकिन अगेन वहां पर सेंटिमेंट्स कंसर्न्स वाले, चैलेंजेस वाले ही नजर आ रहे हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, इस सारे के सारे पॉकेट्स अगर देखेंगे तो बिकवाली का दबाव तो बनता हुआ दिख ही रहा है। गुड आफ्टरनून अभिषेक। वॉलेटाइल है माहौल और रुपया लगातार परेशान कर रहा है। मानसिक रुपया भी परेशान कर रहा है और आज जो नतीजा है उन्होंने भी कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस बाजार में भरने का काम नहीं किया है। देखिए ट्रेंड का जो प्रॉफिट आया अनुमान से कम आया। एमआरएफ के प्रॉफिट में 40% की हमने गिरावट देखी। एसबीआई में हम देख रहे हैं कि अनुमान से कम एनआईआई के फिगर आए हैं और हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, बावजूद उसके हम शेयर में देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है 1-1.25% के आसपास की। तो एफआईज को चाहिए क्या? मतलब परसों के सत्र में एफआईज की बाइंग आई 800 करोड़ रुपए की। कल हम थोड़े खुश थे कि क्या एफआईज की बाइंग लौट आई है, लेकिन कल फिर से सेलिंग आ गई 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास की। तो एफआईज को चाहिए यही कि रुपया ज्यादा वीक ना हो, नंबर्स अच्छे आए कंपनीज के, और उस फ्रंट पर हम ज्यादा कोई एक्साइटमेंट देख नहीं रहे हैं। एक अच्छी चीज आई थी, आरबीआई ने जब लिक्विडिटी का बूस्टर दिया था बाजारों को, तब हमने देखा था कि बाजारों को थोड़ा सपोर्ट मिला था। उसके बाद बजट भी ठीक ठाक आया, हालांकि बजट के बाद तुरंत नए बाजार ऊपर की तरफ रिएक्ट नहीं किए, बाद में चले थे। और उसके बाद हमने देखा कि कंजम्पशन में बाइंग अच्छी रही और कैपिटल गुड्स या फिर इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग आई थी। लेकिन आज बाजार कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाले मूड में हमें दिख रहे हैं। इंडिया विक्स में कोई खास एक्शन नहीं है, 14.25 का इंडिया विक्स है, लेकिन आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। कल पॉलिसी है और हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि आरबीआई रेट कट करे, दरों में 0.25% की उम्मीद है। और उससे भी जरूरी चीज ये है कि कल हम ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि दरों का ट्रांसमिशन होना बहुत जरूरी है, तब लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे और वो सिस्टम फिर इकोनॉमी में वो पैसे इकोनॉमी में लौट के फिर से आएंगे। तो देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या कुछ होता है। नए आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, पहली पॉलिसी है, क्या वो खुशखबरी देंगे? इस पर बाजारों की नजर है। इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट आ रहा है, तो उस पर काफी कुछ टिका है। उसके बाद एफआईज की चाल भी होगी। तो एक बड़ा ट्रिगर बीता है बजट का, एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है और सोमवार से थोड़ी बाजार में हम डिसाइसिव मूव देखेंगे। वैसे भी अर्निंग सीजन अपने लास्ट लेग में चल रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। कुणाल शाह हमारे साथ हैं, ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं और ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत ओशो आपसे करना चाहेंगे। कल की नरमी के बाद बाजार में आज भी हम देखने की गिरावट है और 25,800 से फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके 23,600 के नीचे बाजार आ गया है। क्या लास्ट आवर के ट्रेड में आप कोई रिकवरी देख रहे हैं और आरबीआई की पॉलिसी से पहले आप क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक, मानसी एंड सभी पैनलिस्ट को। ओवरऑल देखिए मार्केट में पिछले 2 हफ्तों में काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था एंड अपने अगर हम टेक्निकल डेटा की बात करूं
सो जो डेली चार्ट फॉर्मेशन हुआ था फॉलिंग वेज का, वहां लोअर बैंड से हायर बैंड को टेस्ट करते हुए नजर आया है। तो 2 दिन यस मार्केट में थोड़ा सा ब्रीदर है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूएशन और ब्रीदर के एस्पेक्ट पे बढ़ सकता है। 23,500 का एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, सो वहां पे अगर मार्केट जाता है तब हमें हो सकता है बाइंग ट्रैक्शन थोड़ी लौटते हुए दिखाई दे। वहीं हायर एंड पे 23,800 का पोजिशनल रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हायर कन्विक्शन आना मार्केट में अभी बचा रहेगा। बट मुझे लगता है आज के लिए जो मैक्सिमम पेन है वो 23,600 पे है, तो आसपास ही मार्केट का क्लोजिंग दिखना चाहिए। 23,570 से 23,600 के पास ही आज का क्लोजिंग होना चाहिए। बट पोजिशनली मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर लोअर जोन पे जाता है 23,500 के पास, तो वहां से बाइंग का सलाह बनेगा। हायर लेवल्स पे 23,700 से 800 के एस्पेक्ट पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने चाहिए। एंड यहाँ पे अगर ट्रेडिंग के लिए देखें तो 2 बाई का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले एमसीएक्स पे बाई का रिकमेंडेशन है मेरा। 2 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिली थी। आज काउंटर ऑल दो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग फेज पे है, बट अभी भी टेक्निकल एस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो एमसीएक्स पे बाई करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। 5860 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड मुझे लगता है कि 6280 तक के टारगेट्स के लिए काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो 6280 का टारगेट यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर अगर हम देखें, आज हेल्थ केयर एंड फार्मा स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रहा है। सो जाइडस लाइफ पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। मुझे लगता है 1060 तक के टारगेट्स इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड 975 का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल रहेगा। कन्विक्शन मिसिंग इस वक्त मार्केट में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार अपने आप को संभालने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त अगर देखेंगे करीब 200 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। वहीं निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ मार्केट जरूर देखने को मिला है। 2 कॉल्स हैं खरीदारी की हमारे एक्सपर्ट ओशो की तरफ से। एमसीएक्स पर खरीदारी की राय, जाइडस लाइफ, फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस, एक्सचेंज एंसिलरीज लगातार एक्सपर्ट्स के रेडार पर इन दिनों हैं। इस बीच मिंडा कॉर्प के नतीजे भी आए हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड आय में बढ़त है, साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिली है। एसबीआई नतीजे अभी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए एक बार वहां पर रुक करते हैं। CPI inflation has also eased to a 4-month low of 5.2% in December 2024 and will continue to decline as per forecast. As per the latest data, bank credit grew year on year by 11.5% and deposits by 10.8%. Coming to SBI, the results for the third quarter for FY25 demonstrate the bank's ability to operate profitably at scale due to our substantial long-term strengths. These advantages stem from our institutionalized framework, which is guided by structured processes and a commitment to fairness for all stakeholders. The net profit for the quarter was 16,891 crores, up by 84.32% year on year. At the end of Q3 FY25, our whole bank credit growth was 13.49% year on year, with domestic credit growth at 14.06%. सो एसबीआई तिमाही नतीजों पर कंपनी के मैनेजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो लाइव फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें एसबीआई के नंबर्स आए, नतीजे ठीक हैं अनुमान के मुताबिक, बावजूद इसके बाजार में इस वक्त जो उतार चढ़ाव है उसका शिकार बनता हुआ स्टॉक करीब आधे से 1% तक की गिरावट। मिंडा कॉर्प के नतीजों की बातचीत हो रही थी। कंसोलिडेटेड मुनाफे में करीब 24% की बढ़त, 65 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी इजाफा ऑलमोस्ट 7 to 8% का। नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स 11% से बड़े हैं 11.5% पर, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड ऑलमोस्ट 0.5% से 1.25% की इनफैक्ट गिरावट देखने को मिली है। आइए हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी उनके टेक्निकल रिकमेंडेशंस क्या हैं जान लेते हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। करंट लेवल से निफ्टी वापस से यहाँ पे 23,400 के लेवल जो है, 23,370 के लेवल्स, उनको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो करीब 200 पॉइंट की गिरावट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर। यहाँ पर ऑन द हायर साइड
क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो स्ट्रांगली देखने को मिला है हमें 23,800 की लेवल्स के पास, और वहां पे एक रिजेक्शन फेस करा है इंडेक्स के अंदर, और इंट्राडे चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम ऑन द नेगेटिव साइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी यहाँ पर जो सेल ऑफ है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से 2 कॉल्स रहेगी यहाँ पे, दोनों सेल की रिकमेंडेशन है। पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है मुथूट फाइनेंस का काउंटर। इसके अंदर अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों पे 2300 की लेवल के पास एक रेजिस्टेंस क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनते हैं यहाँ पे तो 2190 के लेवल्स तक इसके अंदर जो फॉल है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। 2279 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी एक बेरिश ट्रेजेक्ट्री अपनी बना चुका है, कल्याण ज्वेलर्स का काउंटर है, जिसके अंदर वापस से आज के सेशन में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल से आप कल्याण ज्वेलर्स को भी सेल करें। आपको नीचे टारगेट जो है वो 500 और 480 तक के इसके अंदर जो फॉल है वो देखने को मिल सकता है। 580 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स ध्वनि की तरफ से भी इस वक्त हमें मिल रही है। इस बीच बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जहां बैंक निफ्टी में रिकवरी है, बैंक से जुड़े मेजर प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ये भी रिकवर करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अंडरटोन अगर बाजार का इस वक्त ऑन टुडेज पर्सपेक्टिव, इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे तो कमजोरी भराई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर बीएसई और एनएसई दोनों के चल रहे हैं, जिसमें डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी है। हमारी पैनल पर कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। आई थिंक डेफिनेटली फर्स्ट अगर मार्केट्स की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी सेवियर रहा है। आरबीआई पॉलिसी के पहले लोअर एंड पे 50,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स वापस डे हाई मार रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेवियर की तरह काम आएगा। 50,500 तक के लेवल्स हायर एंड पे बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी की बात है, यहाँ पर हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। निफ्टी का जो सपोर्ट था 23,550 600 का जोन, वहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट बन जाएगा। हायर लेवल्स पे मुझे लग रहा है 23,620 650 के रेंज में मैं एक्सपायरी देख रहा हूँ निफ्टी की। तो यहाँ से मुझे लग रहा है एटलीस्ट 40-50 पॉइंट का एक बाउंस आना चाहिए निफ्टी में करंट लेवल से। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, यहाँ पे 2 आइडियाज है, एक बाय है एक सेल। फर्स्ट मैं सेल आइडिया सजेस्ट करूंगा, और स्टॉक का नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में हमने देखा है कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दे दिया था। एक पुल बैक था, वो पुल बैक खत्म हो चुका है और वापस एक डाउनवर्ड मूव के लिए रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे डिक्सॉन के फेब के फ्यूचर्स सेल करने की सलाह रहेगी। 14,680 14,700 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो आप करंट लेवल्स पे इसको सेल कर सकते हैं। 15,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड अपसाइड पे, और डाउन साइड पे मैं जो लेवल्स देख रहा हूँ वो है 14,000 और 13,800 के। सो डिक्सॉन पहली सलाह रहेगी जो सेल साइड पे होगी। जो फर्स्ट है जो सेकंड है वो बाय साइड पे है, और ये है एनर्जी स्पेस में से, और स्टॉक का नाम है IEX। IEX आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट के बाद हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। इंट्राडे में भी आप देखोगे कंसोलिडेशन है और वापस एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा। तो IEX को बाय करने की सलाह रहेगी। 183 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रखना रहेगा 177 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है 187, और सेकंड टारगेट है 191 का। बिकवाली की और एक कॉल खरीदारी की कुणाल की तरफ से हमें मिलती हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज हम देख रहे हैं गिरावट हावी हो रही है, और फरवरी फ्यूचर्स में बिकवाली सेल कॉल इनिशिएट करने की राय इस वक्त 14,000 के लेवल्स 14,728 कैश मार्केट में इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2-3% की गिरावट, और यहाँ से डाउन साइड और ज्यादा विजिबल नजर आती है हमारे एक्सपर्ट्स को। इसके अलावा IEX में भी खरीदारी के मौके, डिक्सन से विपरीत IEX में एक खरीदारी की राय 187 पहला टारगेट, उसके बाद 191 तक जाने का भी दमखम रखता है। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से 2-2 कॉल्स, तो क्लोजिंग ट्रेड्स में कुल मिलाकर 6 कॉल्स आपके पास। और अब आपको एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीना है हमारे साथ अपना ऑप्शन ट्रेड लेकर। संतोष, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून मानसी। सो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम बनते दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है वो कोटक बैंक में हमें छोटा डिप देखा। स्टॉक 1900 के जो पुट पेस थे वहां से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। डेज हाई की ओर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आखिरी के आधे घंटे में मोमेंटम पकड़ते दिखेगा और शायद कल के दिन और तेजी दिखाएगा। तो यहाँ पर 1920 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 50 रुपीज का टारगेट रहेगा और 34 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके संतोष, शुक्रिया ये ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है और ऑप्शन की रणनीति में भी कोटक महिंद्रा बैंक पर 1920 की कॉल खरीदने की राय संतोष की तरफ से 40 के लेवल्स पर आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ पर 50 के और स्टॉप लॉस 34 यानी कि 34 का आपको लगाना है। अधिकतम मुनाफा 4000 का, और अगर ये नेगेटिव साइड जाती है तो 2400 का नुकसान होने की भी संभावना, यहाँ पर अधिकतम नुकसान होने की संभावना। लेकिन ऑप्शन से जुड़ा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ में ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है। 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेड्स में उतरें। निफ्टी तो कमजोर है, 125 अंक, वहां पर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक बार बार अटेम्प्ट कर रहा है हरे निशान में आने की। तो आज उतार चढ़ाव हो रहा है और अगर आप देखेंगे तो दिन के निचले स्तर से करीब करीब 150 पौने 200 अंकों के आसपास की रिकवरी है और इस वक्त बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है। 20-25 अंकों की आपको हल्की नरमी दिखेगी और उसकी वजह यह है कि आरबीआई की पॉलिसी से बाजार को उम्मीदें हैं और बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑटो, इन कंपनीज के लिए कुछ अच्छी खबर निकल के आ सकती है। लेकिन आज नतीजे जहां पर कमजोर है उनकी पिटाई हो रही है। आप देखिए ट्रेंड में 7% के आसपास से गिरावट है और ट्रेंड के साथ साथ कंजम्पशन का मूड आज थोड़ा सा खराब है। आईटीसी के भी नंबर्स आ जाने हैं। आईटीसी कमजोर है, टाइटन कमजोर है और अभी थोड़ी देर पहले एसबीआई के नतीजे आए थे। एसेट क्वालिटी थोड़ी बेहतर जरूर हुई है लेकिन ओवरऑल नंबर थोड़े से सबड्यूड ही थे, उसके चलते शेयर में करीब 2% के आसपास से गिरावट है। लेकिन आईटी में बाइंग है और आईटी के साथ साथ फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस में आज हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। एक व्यू जरा फिर से मेट्रोपोलिस पर लेंगे। ओशो, मेट्रोपोलिस आप जो आज की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्या ये सस्टेन होगी और नई तेजी करनी चाहिए क्या इसमें? ओवरऑल मेट्रोपोलिस में बहुत दिनों के बाद पहला अटेम्प्ट दिखाया है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑल्दो अगर देखें तो पिछले 3 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ी है, इंक्रीज हुई है एंड काफी क्रूशियल सपोर्ट से भी एक टर्न अराउंड फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा इनिशियल साइन है यहाँ से टर्न अराउंड होने का। सो एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है काउंटर में, तब यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पे पहला सिग्नल दिखा चुके हैं रिवर्सल का, बट मेरा एडवाइस रहेगा कि थोड़ा वेट करें। अगर कल भी हमें बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलती है तब बिल्कुल एक्यूमुलेट या बाई करके चलना चाहिए एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1960 तक के शॉर्ट टर्म में या इमीडिएट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेट्रोपोलिस को लेकर ये व्यू एक शेयर रियल एस्टेट का लेकर आइए, मैक्रोटेक। हमने देखा था कि बजट से पहले बाइंग इसमें आई थी लेकिन फिर से वो फिजल आउट हो रही है और आज 5% की तगड़ी गिरावट इसमें है। डे लो पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर आप रियल एस्टेट में देखेंगे तो डीएलएफ में आज शुरुआत में बाइंग दिख रही थी और उसकी वजह यह है कि इसको सीएलएसए ने अपनी हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन वो शेयर भी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गंवाकर इस वक्त दिन के निचले स्तर पर आप देखेंगे। ध्वनि, ये दोनों जो रियल एस्टेट जो दिग्गज हैं, मैक्रोटेक और डीएलएफ, क्या और गिरावट आप देख रही हैं और अगर शॉर्ट करना हो किसी को तो बेहतर मौका कहां पर है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर लोढ़ा की अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रोटेक की, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में 1300 की लेवल के पास स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। इनफैक्ट इसकी वीकली स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर पे लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन का कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट करंट लेवल से ऊपर की तरफ 1300 जो है वो एक हर्डल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई भी एक बुलिश साइड का सौदा इसके अंदर 1300 के लेवल क्रॉस करने के बाद लेना चाहिए
पे हालांकि जो गिरावट है वो यहाँ पे हमें और हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ में जो इसके टारगेट्स बन रहे हैं तो 1040 के लेवल्स तक यहाँ पर लोडा के अंदर आपको गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस इसके अंदर खास करके रखना रहेगा। डीएलएफ का काउंटर भी ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो हमने वीकली गेन्स इसके अंदर देखे थे वो यहाँ पे निकल चुके हैं और वहां से हमें वापस से इसके अंदर नीचे की तरफ की गिरावट देखने को मिल रही है। बट कन्विक्शन है वो यहाँ पे लोढा के अंदर ज्यादा बनता है ऑन द शॉर्ट साइड। डीएलएफ के काउंटर को अभी भी नीचे की तरफ में 750 का लेवल ब्रीच करना होगा कि यहाँ पे कोई भी एक बेरिश साइड का सौदा बना सके। हाल फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच करें। लोढा के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। डीएलएफ अवॉइड करें। लोढ़ा में आप चाहें तो शॉर्ट का एक ट्रेड ले सकते हैं। 5% का गिरकर दिन के निचले स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। हो रही है इस वक्त मार्केट में करीब 125-130 अंकों की बिकवाली निफ्टी में इस वक्त नजर आएगी और ट्रेंड जो है वॉलेटाइल काफी बनता हुआ 23,600 के नीचे फिसल चुका है निफ्टी। और हम देख रहे हैं सेलिंग जो है रियल एस्टेट, एनर्जी, एफएमसीजी, ये सारे के सारे सेक्टर्स में नजर आ रही है। लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम आज के सत्र में किया है। इस बीच जहां जहां नतीजे आने वाले हैं, कल के सत्र में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आएंगे कल। वायदा बाजार की कंपनियां LIC, ऑयल इंडिया, डिलीवरी, सन टीवी, ये सारे नतीजे आने वाले हैं। 1.25% की बिकवाली M&M के चार्ट्स में इस वक्त नजर आ रही है। ध्वनि, एक बार ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर आपका टेक हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंस, ये फोकस रेडार पर होते हैं और इस वक्त कंसर्न्स भी झेल रहे हैं। एक बार M&M के अनुमान जान लेते हैं सृष्टि से, उसके बाद आपसे M&M पर राय भी लेंगे। सृष्टि, बताएं M&M के नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है? तो M&M से इस बार अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए इनके जो यूवी सेगमेंट है यानी कार सेगमेंट है वहाँ पे तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी कई समय से दिखा रही है, पर इस बार ट्रैक्टर से भी काफ़ी सपोर्ट आते हुए दिखा है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ट्रैक्टर वॉल्यूम में साल दर साल लगभग 20% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं जो इनके कार सेगमेंट है वहाँ पर लगभग 16% का हमें बढ़त दिखाई दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जहाँ पे प्ले करते हुए नजर आएंगे। कंपनी के यूवी सेगमेंट में अच्छे प्रदर्शन के चलते इनके रियलाइजेशंस बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही वो गिरते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले तिमाही में एक डिविडेंड इनकम का काफ़ी ज़्यादा सहारा था। हालांकि इस बार जो है टेकएम का डिविडेंड इनकम ज़रूर रहेगा, पर आरबीएल बैंक में जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया था और बाकी अन्य सब्सिडरीज़ के डिविडेंड ना आने से बस वो नंबर आपको शायद एक लाल निशान में दिखे, पर उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको देखना होगा कि ट्रैक्टर और साथ ही ऑटोमोटिव डिवीजन के जो मार्जिन्स हैं वो किस तरीके से पैन आउट होते हैं। अगर उनके मार्जिन्स की बात करें तो ट्रैक्टर डिवीजन के मार्जिन थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। वहीं ऑटो डिवीजन के मार्जिन्स, प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा थे, डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, उसके चलते थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है, पर 9% हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी के ऑटोमोटिव EBITDA मार्जिन्स आएंगे। तो ऑल इन ऑल एक अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रॉफिट में नज़र रखिए 3189 रुपीज़ के नंबर पे। इसके अलावा ओवरऑल जो मार्जिन्स रहेंगे वो 14.5% आते हुए देख सकते हैं और रेवेन्यू फ्रंट पे 31,132 करोड़ हम आने की उम्मीद कर रहे हैं। पर कमेंट्री में नज़र ज़रूर रहेगी कि जो इनकी नई EV ऑफरिंग्स हैं उसको लेकर क्या कुछ डिमांड प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितनी बुकिंग जो है वो कंपनी ऑलरेडी देख चुकी है और साथ ही साथ ट्रैक्टर पे क्या आउटलुक है इस पूरे साल का। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो की मॉनिटरेबल्स तो हैं ही, लेकिन हर तर्ज पर, हर लिहाज से नतीजे, चाहे फिर मुनाफे, मार्जिन या रेवेन्यू के फ्रंट पर हो, अच्छे नतीजों के अनुमान ज़रूर हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं इस वक्त उतार चढ़ाव और उसी के चलते M&M के स्टॉक प्राइस में भी 1.25% की गिरावट ज़रूर है। ध्वनि, आपसे M&M पर एक टेक्निकल टेक जानना चाहेंगे, उसके बाद JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हमारे साथ, उनसे भी उनका स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया जानेंगे। ध्वनि, बताएं M&M क्या राय होगी? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे डेफिनेटली M&M के काउंटर को अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो एक रेंज के अंदर कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो 3250 3300 के लेवल के पास यहाँ पे क्लियरली विटनेस करने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे हाइज भी बनाए ऑन 4 फरवरी और वहां से पिछले 3 सेशन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वापस से स्टॉक जो है वो एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ 3000 के लेवल्स जो है वो वापस टेक्निकली काउंटर रीटेस्ट करता है। हालांकि जो इंटायर रेंज है उसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
2750 की लेवल के पास, बट यहाँ पे जैसे नतीजे भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं रहेगी। आप लेवल्स को ध्यान में रखें। नीचे की तरफ पे कोई भी एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे 3100 का लेवल ब्रेक करता है तो 3000 तक की गिरावट इसके अंदर हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। बट बाय का सौदा अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो 3250 3300 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद बनाएं। ओके चलिए, तो ये राय इस वक्त आपको एमएनएम पर मिलती हुई फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जाए। नतीजों के बाद एक बार देखते हैं सेंटिमेंट्स किस तरह से डेवलप होते हैं, उसके बाद कोई पर्टिकुलर ट्रेड लेने की सलाह मिलती हुई। इस बीच एनएमडीसी, आरईसी सभी के तिमाही नतीजे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनएमडीसी के नतीजे भी आई के फ्रंट पर बढ़त दिखा रहे हैं तिमाही आधार पर। आरईसी के नतीजों पर भी एक फोकस होना चाहिए। नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। आरईसी कंसोलिडेटेड आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन प्रॉफिट के फ्रंट पर ₹4.30 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। सो ये सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट्स और नतीजे हैं, तिमाही नतीजे, जिसके दम पर स्टॉक्स जो हैं वो भी रिएक्ट करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अक्षय भागवत है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून अक्षय, बताइए बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं आप, स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? इनफैक्ट बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ही अगर कोई है तो बताएं। 3:10 हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बाजार में तो व्यू तो पॉजिटिव ही है, बस दो इवेंट्स है, दिल्ली इलेक्शंस और आरबीआई इवेंट, इसको बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं हम। बट जब तक 23,450 के ऊपर है निफ्टी, व्यू पॉजिटिव है। और एक मोमेंटम राउंड बाकी है जिसके चलते 24,000 24,200 ये दो स्तर निफ्टी स्पॉट छू सकता है, उसके उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं। तो जो स्टॉक रिकमेंडेशन है, बैंक पॉलिसी है, कल तो स्टॉक चुना है बैंकिंग पैक से। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक, जो करंट मार्केट प्राइस करीबन अगर आप फेडरल बैंक देखे तो 183.8 का है। पॉजिटिव सेटअप है। एक सपोर्ट जोन से बार बार रिकवरी वाला कैंडिडेट है। सपोर्ट है 180, इस बार भी रिकवरी करेगा तो 190 पार कर जाएगा, ये हमारा मानना है। तो उसके चलते फेडरल बैंक बाय करे। स्टॉप लॉस आपका बनाना है 179.75, 190 और 193, ये दो टारगेट से आपको बाय करना है। फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय 190 193, ये दो टारगेट्स इस वक्त मिलते हुए। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया है, और हो भी क्यों ना, बैंक्स फाइनेंशियल्स, ऑटो, रियल एस्टेट है जो कि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले फोकस में होने भी चाहिए। आरईसी पीएफसी पर भी एक राय अक्षय आपसे ही जानना चाहेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी के नंबर्स अभी अभी आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया और इसके अलावा नतीजे भी ऑन दी फेस ऑफ इट काफी अच्छे नजर आ रहे हैं हर लिहाज से, चाहे फिर वो आय, मुनाफा, मार्जिन के फ्रंट हो, और नतीजों का रिएक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है ऑन अ पॉजिटिव साइड। नतीजे अभी आए तो थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है स्टॉक। 400 का सपोर्ट है, बट रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बन नहीं पा रहा है। आरईसी में ट्रेड सेटअप रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, उसके चलते कोई फ्रेश ट्रेड तो नहीं बन रहा है। जिनके पास है उनको होल्ड करने की राय रहेगी आरईसी में। 400 के नीचे स्टॉप लॉस, और अगर रिकवर करता है तो शॉर्ट टर्म में आपको 480 तक ये रिकवरी मिल सकती है। पीएफसी की बात करें तो पीएफसी में बेटर है, तो यहाँ पे आप ट्रेड के मौके ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सपोर्ट जोन है करीबन 395 का, और मोमेंटम पिकअप होगा 420 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप बाय करें तो आप 440 के टारगेट से बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 384। स्टॉक्स पर टेक आपको मिलता हुआ, और इस बीच एनएमडीसी स्टील के भी नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। 595 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस वक्त अगर आप देखें आंकड़ा, यहाँ पर घाटे का ही आता हुआ देखने को मिला है। और साथ ही आरईसी पीएफसी के चार्ट्स में भी एक टेक्निकल नजरिया नतीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि आरईसी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिला है। नतीजे एनएमडीसी स्टील के भी आने के बाद स्टॉक में मूवमेंट ऑन पॉजिटिव। थोड़ा सा डाइवर्जन है निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में। निफ्टी बैंक हरे निशान में आकर टिकने की कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल से करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी है। निफ्टी की बात करें तो वही 90-100 अंकों के आसपास की गिरावट है। 23,600 के लेवल्स आपको दिखेंगे, और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड है गिरावट वाले शेयरों के पक्ष में। हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं और उनसे ये समझते हैं कि आपके लिए बाजार में बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स। देखिए, दो इवेंट्स है तो इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिक्टली बीटीएसटी करना है तो बैंकिंग में ही करना है, क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स में स्ट्रेंथ है। तो कोटक बैंक आप बीटीएसटी के नज़रिए से देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1916 है। ये सिर्फ बैंक पॉलिसी के पहले तक आपको होल्ड करना है। तो ये रिकवर कर जाएगा तो 1930 और 1935 ये दो टारगेट एरिया से आपको बाय करना है। आपको 1897 सॉरी 1903 ये स्टॉप लॉस से कोटक बैंक बाय करना है।
903 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक को आपको खरीद के चलना है। कुणाल, आप बताइए, आपकी नजर कहां पर है और आप क्या सलाह देंगे बीटीएसटी के लिए? जो बीटीएसटी की सलाह रहेगी वो फार्मा स्पेस में से रहेगी। जिस हिसाब से फार्मा में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होना चाहिए। सो मेरा पिक यहाँ पे रहेगा सिप्ला। सिप्ला आपने देखोगे कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, पिछले 3 दिनों का हाई सरपास कर दिया है, हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। तो सिप्ला पे बाय की सलाह रहेगी। 1472 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल्स पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस रखना रहेगा आपको डाउन साइड पे, वो है 1458 का। जो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा वो है 1491 और सेकंड है 1502 का। 95,1501 ये दो टारगेट सिप्ला के लिए और 1458 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और ये दो मतलब बेहतर सेगमेंट हम कहेंगे, क्योंकि देखिए फार्मा में एक्शन है, डिफेंसिव्स की तरफ लोग जा रहे हैं बाजार में, जो थोड़ी बहुत भी चिंताएं हैं ये क्रेडिट पॉलिसी के पहले। और क्रेडिट पॉलिसी के बेनिफिशियरी अगर रेट कट आता है तो निश्चित तौर पर बैंक्स और फाइनेंशियल होने वाले हैं, तो वहां से एक शेयर आपके लिए ये हो गया। इस बीच सूर्या रोशनी के नंबर आ गए हैं। आय में हमने 22% की बढ़त दर्ज होते हुए देखी है, 1868 करोड़ रुपए का आंकड़ा, और मुनाफा बढ़ा है 163%, यानी कि मुनाफा हो गया है बढ़ के 2.5 गुना, 90 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा पोस्ट किया है। ये तिमाही आधार पर ये आंकड़े हैं। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगभग दोगुने का आंकड़ा है। हालांकि आप शेयर को देखिए, फिलहाल गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि दिन भर एक रेंज में ही कारोबार किया है। देखते हैं कि क्या मार्जिन के मोर्चे पर मिस है, कोई और चिंताएं हैं। प्राइमा फेसी तो नंबर ठीक ही दिख रहे हैं सूर्या रोशनी के। एक बार इस पर जरा व्यू लेते हैं। वैसे भी रेंज में ही शेयर रहा है अक्षय जी सूर्या रोशनी का, 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। क्या सलाह होगी आपकी? सूर्या रोशनी का अगर प्राइस चार्ट वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक 235 240 ये स्तर से रिकवरी करने का टेंडेंसी रखता है, तो बहुत ही अहम सपोर्ट है। हालांकि एक रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर है, तो जिनके पास है उनको होल्ड करने की राय है। 225 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कोई फ्रेश बाय करने की तो राय नहीं, क्योंकि थोड़ा सी मोमेंटम सपोर्ट से आना जरूरी है। तो बाय करने के लिए कम से कम 270 ये कंडीशनल पॉइंट होगा जिसके ऊपर ही आप बाय करें। तो फिलहाल होल्ड करें सूर्या रोशनी। 225 का स्टॉप लॉस है, रिकवर कर जाता है 270 के ऊपर, मोमेंटम पिक होता है तो आप 300 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपए तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अहम सपोर्ट पर है। और नंबर्स में ऐसा कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं दिख रहा है। मार्जिन भी 5% से बढ़कर 8% पर है। मुनाफे का आंकड़ा, आय का आंकड़ा, सब कुछ बेहतर लग रहा है। तो आप इसमें चाहे तो एक ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का आप ख्याल रखिएगा। आईटी में एक शेयर मुझे ठीक लग रहा है कुणाल जी, क्या आप उस पर राय देंगे? इन्फोसिस अब 1% के आसपास की स्ट्रेंथ है, क्या इसमें बीटीएसटी करके जा सकते हैं? आई थिंक यस, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अपने प्रीवियस 2 वीक के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकआउट जो आया था 1896 के ऊपर, उसके लेवल्स को भी होल्ड कर रहा है। सो यस, बीटीएसटी का कैंडिडेट हो सकता है। टारगेट्स आ सकते हैं हायर एंड पे, वो 1930 से लेकर 1944 तक के। 1944 रुपए तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इन्फोसिस के शेयर में। बीएसई में जो गिरावट है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। इस वक्त दिन के निचले स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है और हमने देखा था कि 3-4 सत्र तक लगातार ये शेयर चला था। 5,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस है फिलहाल बीएसई के। अक्षय जी, क्या ये कमजोरी और गहराएगी और कोई शॉर्ट का सौदा लें या फिर बाय ऑन डिप करना ज्यादा बेहतर होगा? जी देखिए, बीएसई का जो थोड़ा लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो अभी भी बहुत ही तेज है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर भी तेज है, बस एक रेंज के कंसोलिडेशन में है। जब भी एक हायर टॉप बना रहा है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पर कुल मिला के 5,100 5,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो शॉर्ट करने की तो रिकमेंडेशन है नहीं, बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति है, पर वो डिप भी जो मिलेगा वो 5,200 से 5,300 ये रेंज में होगी, तो काफी दूर है करंट रेट से। तो फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर आपके पास है तो आपको स्टॉप लॉस 5,200 के नीचे रख के स्टॉक को होल्ड करना है। ये राय, अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखकर मेंटेन कीजिएगा। लेकिन एक्सचेंज एंसिलरी में आज हम कमजोरी तो देख ही रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आईटी का जिक्र कर रहे थे, आईटी के सेंटिमेंट स्ट्रांग है लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स तो वीक नजर आ रहे हैं। और इस वीक सेंटिमेंट में फार्मा है, आईटी है और कुछ हद तक चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स है जो कि बाजार को संभालने का काम करे। इसके सारे सेक्टर्स में हम बिकवाली देख रहे हैं, चाहे फिर वो मेटल हो, एनर्जी स्पेस हो, एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट सेक्टर। सो कमजोरी है, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त मार्केट
झूलता हुआ। लेकिन आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको अब बताते हैं। अभिषेक, आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं? नहीं, मैं तो चाय लवर हूँ मानसी। चाय लवर वैसे तो टी लवर मैं भी हूँ, लेकिन अगर आप कॉफी पसंद करते हैं तो फिर कॉफी का हर सिप आपके लिए महंगा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में कॉफी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इस रिकॉर्ड ऊंचाई कीमतों के पीछे की वजह क्या है और कॉफी का प्याला आपके लिए महंगा क्यों हो सकता है, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने। आइए उनसे समझते हैं। विश्व मोहन, ओवर टू यू। कॉफी की कीमतों की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक महीने में 25% से ज़्यादा की तेज़ी और एक साल में करीब 110% की तेज़ी आ चुकी है। दुनिया में रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी के बारे में बताओ कि अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन दुनिया में 75% होता है और 25% रोबस्टा का। और अरेबिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, जहां पर 40% की सप्लाई ब्राज़ील से ही आती है। ब्राज़ील में सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं मौसम की वजह से। वहां पर अगले सीजन 2025-26 के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर उत्पादन करीब 4.5% कम रहने का अनुमान है। ये रिपोर्ट है वहां की सरकारी एजेंसी की। साथ ही वहां की करेंसी, ब्राज़ील की करेंसी मजबूत हुई है तो एक्सपोर्ट उतना वायबल नहीं रह गया है, एक्सपोर्ट में भी कमी है। तो सप्लाई कम है, मौसम की चिंता है, ये सारे फैक्टर है जो कॉफ़ी की कीमतों को मजबूती दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड दाम बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में अगर भारत के लिहाज से भी देखें तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट 10% घटने की संभावना है और रोबस्टा कॉफ़ी के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो दुनिया भर में कॉफ़ी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिनका भी रॉ मटेरियल के तौर पे जिनका भी इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली उनके मार्जिन पर असर होगा। जी बिल्कुल विश्व मोहन, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स और जानकारी हमें देने के लिए। सो कॉफ़ी की कीमतें तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी लवर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है। तो कॉफ़ी लवर्स के लिए ये खबर काफ़ी जानने लायक है कि कॉफ़ी के प्राइसेस में बढ़ोतरी इंटरनेशनल प्राइसेस में हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी कॉफ़ी पर। लेकिन चलिए, लिस्टेड कैटेगरी में CCL प्रोडक्ट्स हैं जो कि TN कॉफ़ी सेगमेंट से ताल्लुक रखती है। 650 के लेवल्स के आसपास ऑलमोस्ट 5% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त CCL प्रोडक्ट्स में तो नजर आ रहे हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे एक कोई अगर टेक्निकल नजरिया स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हैं तो टेक्निकली एक सपोर्ट जोन से CCL प्रोडक्ट्स बाउंस कर रहा है। सपोर्ट है 610-620 का एरिया, तो वहाँ आज थोड़ी नरमी है स्टॉक में, बट ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। सपोर्ट से रिकवर करा है तो जिनके पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करना है। हालांकि फ्रेश ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही नहीं बैठ रहा है करंट रेट पे, तो होल्ड करे। 605 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। रिकवरी करेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, कम से कम 10-15 ट्रेडिंग सेशन का, तो आपको 725 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने की राय रहेगी CCL प्रोडक्ट्स में। पोजीशन अगर है तो उसे इंटैक्ट रखा जाए। कुणाल, बिफोर वी क्लोज क्वेश्चनर, आपसे एक राय IT पर और मिड कैप IT प्लेयर्स पर जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज IT सेक्टर में एक्शन हम देख ही रहे हैं। मिड कैप IT लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज, जहां पर जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। परसिस्टेंट तो परसिस्टेंटली आगे बढ़ने का काम कर रहा था और इस वक्त अगर आप देखेंगे IT सेक्टर में जो बढ़त है, इम्पैक्ट स्टॉक पर भी है। क्या राय होगी? IT की अगर पहले मैं बात करूँ तो जो हायर एंड से हमने करेक्शन देखा था, जो लो टॉप लो बॉटम्स बन रहे थे, हमें कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस लाइन पे है 43,500 की। ये अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निकालता है तो IT में एक नई तेजी स्टार्ट हो जाएगी। सो कल का ट्रेडिंग सेशन मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए भी और IT एज अ सेक्टर के लिए भी। अगर 43,500 हम हायर एंड पे निकाल देते हैं तो मुझे लगता है कि IT में एक बहुत अच्छी तेजी आएगी, जिसमें स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे। यहाँ पे लोअर एंड से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है ये वापस 6,400 6,600 के लेवल शॉर्ट टर्म में बता सकता है। परसिस्टेंट को लेकर ये व्यू। अक्षय जी, फटाफट एक काम करेंगे, एक ऑटो का शेयर आप देंगे, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी है, दरें अगर घटती हैं तो बेनिफिट हो सकता है ऑटो कंपनीज को। तो ऑटो सेक्टर में अगर स्टॉक्स चुनना है तो हीरो मोटोकॉर्प ये एक स्टॉक है जो टेक्निकली भी काफी साउंड है। तो अगर आप गलत भी फंसते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट का फायदा भी नहीं मिलता है, तो भी मुझे नहीं लगता यहाँ से ज्यादा कुछ खोने के लिए है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी पिटा हुआ था। गए 3 महीने से रिकवरी अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा है, 4,000 का सपोर्ट बेस बन चुका है। तो हीरो मोटोकॉर्प इस पे आपको ध्यान रखना है। आप इसे बाय कर सकते हैं, है तो होल्ड कर सकते हैं। कुल मिला के 4,000 से 4,100 का सपोर्ट जोन बन चुका है और रिकवरी रैली अगर वापस आएगी तो 4650 या 4700 तक आने वाले दिनों में छू सकता है।
हीरो मोटो को लेकर ये व्यू। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 2 मिनट के आसपास का समय रह गया बाजार बंद होने में, और आज हमने देखा कि एक कमजोर सेशन और रेंज बाउंड सेशन भी रहा। मतलब बहुत ज़्यादा हमने निफ्टी बैंक के 50,000 के बेस पर भी बहुत वॉलेटिलिटी नहीं देखी है। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हुई है आखिरी घंटे के ट्रेड में। अगर हम निफ्टी की बात करें 60 से 65 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है, और निफ्टी में जो रिकवरी लोअर लेवल से रही है वो करीब 200 से 250 अंकों के आसपास की रही है। आज 1200 शेयर कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं, और करीब 1250 शेयर तेजी के साथ और 1450 शेयर कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं। इंडिया विक्स सपाट है, 14 के आसपास है। थोड़ी सी रिकवरी इंडिया विक्स में भी आई है, लेकिन आज नतीजे देखिए बाजार में ना उत्साह भरने काम करेंगे, आज वो काम नहीं हुआ है। ट्रेंड में आज हमने गिरावट देखी, 8% के आसपास की अनुमान से कमजोर नतीजे इसके आए। ट्रेंड के अलावा आप देखेंगे तो एसबीआई के शेयर में 1.5% के आसपास की गिरावट रही। ये सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा क्रूशियल हो जाता है। एसबीआई मतलब वन ऑफ द लीडिंग बैंकिंग स्टॉक से, और जिसका वेटेज भी निफ्टी बैंक में ठीक ठाक है, तो एसबीआई में गिरावट रही। एमआरएफ जो कि एक दिग्गज कंपनी है, उसके नतीजे आए। एमआरएफ हालांकि नतीजों के बाद जिस तरह से गिरा, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हमने एमआरएफ के शेयर में देखी है। आज का जो टिल्ट था वो पूरी तरह से डिफेंसिव्स के पक्ष में था, और जिस तरह से रुपया भी कमजोर हो रहा है तो उसके चलते भी जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है जिसमें कि आईटी और फार्मा आते हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो आज आप देखेंगे निफ्टी के जो गेनर्स हैं टॉप 10, उसमें आपको आईटी और फार्मा की ही मेजॉरिटी स्टॉक्स दिखेंगे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक जैसे शेयर आपको आज अच्छे से कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी साइड पर कुछ जो बड़े एक्सीडेंट्स आज के हैं, मैक्रोटेक करीब 5% टूट गया। पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में 5% के आसपास से गिरावट आई। बीएससी के शेयर में भी हमने लगातार तेजी के बाद आज रफ्तार रुकते हुए देखी, 4-4.5% के आसपास की भारी गिरावट रही। और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स की भी जो सेहत रही थोड़ी सी आज सुस्त साइड पर ही रही। डायग्नोस्टिक और फार्मा में हमने देखा कि मेट्रोपोलिस में, अल्केम में, इप्का में आज ठीक ठाक बाइंग रही, और बायोकॉन भी अगेन कोशिश कर रहा है फिर से अपने 400 वाले लेवल को रीगेन करने की। आज का जो हाई है 399 रुपये 60 पैसे का है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर आज मोमेंटम ठीक ठाक दिखा दिया। लेकिन अब परसों के सत्र की बड़ी तेजी के बाद कल हमने नरमी देखी, और आज फिर से निफ्टी में हमने नरमी देखी है। देखते हैं कि कल पॉलिसी में क्या कुछ निकल के आता है। उम्मीदें तो हैं, अगर आरबीआई से अगर गिफ्ट मिल गया है 4.5% बाजार मान के चला, इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कोई सरप्राइज अगर दिया नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने, तो निश्चित तौर पर ये बूस्टर का काम करेगा। और जो एफआईज का भी सेंटिमेंट थोड़ा सा डामाडोल है ना, कि वो देख रहे हैं कि देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी सुस्त रही है, नतीजे भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक एक पर्दा गिर जाएगा और नई तेजी की बाजार में शुरुआत हो सकती है। तो कल का दिन बड़ा क्रूशियल है, और पॉलिसी की कवरेज हम 9:45 से लगातार करेंगे। इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स, फंड मैनेजर्स हमारे साथ होंगे, जो देश के दिग्गज जाने माने नाम हैं। आपकी स्क्रीन पर इतनी तस्वीरें भी दिख रही हैं। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और अक्षय जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे। मानसी को और मुझे दीजिए इजाजत।